हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण स्केल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है और आता भी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। तो इसका हम लोग आज प्रूफ देखेंगे ये कैसे होता है। तो दर्पण कैसा लेना है? अवतल। तो एक पहले हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण ले लेंगे। अब अवतल दर्पण में आपको पता है उभरे भाग पर कलई होता है, तो उभरे भाग पर हमने कलई कर दिया, ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। अब एक हमने यहां से लिया मुख्य अक्ष जो कि पोल से होता हुआ सीधा निकल गया, यहां पर आपका P हो गया। ये होता है पोल जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण को यहां पे लिया जो कि सीधे जाकर आपका दर्पण पे गिरा। अब अवतल दर्पण का काम है कि किसी भी समांतर आने वाली किरण को परावर्तित करके मुख्य अक्ष से निकाल देता है। समांतर आने वाली किरण को क्या करता है? ये परावर्तित कर देता है। तो यहां से ये परावर्तित करेगा तो ये आपका जो है मुख्य अक्ष को काटता हुआ आगे निकल जाएगा। जहां पे काटेगा वहां पे आपका बनेगा फोकस F। अब एक हमने यहां पर लिया नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, जो कि वक्रता केंद्र से सीधा निकल गया, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाला प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरण जो होता है, कहीं विचलित नहीं होता है बल्कि वो सीधे निकल जाता है। तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण आपका सीधा निकल जाएगा। इस किरण को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो ये आने वाली किरण हो गया, ये आपका जाने वाली। अब आने वाली जो किरण होती है अभिलंब के साथ में कितना कोण बनाती है? I। ओके। और यहां से जब ये परावर्तित होगी तो अभिलंब के साथ कितना बनाएगी? R। तो आने वाली किरण आपका I बनाती है और जाने वाली किरण आपका R बनाती है। ये हम लोगों का फिगर यहाँ तक कंप्लीट है। बाकी चीजों को हम लोग देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें इस कोण की, तो हमने इस कोण का एक नाम दे दिया, जैसे I हो गया, R हो गया, तो इस कोण का नाम हमने दे दिया थीटा। ये मैंने अपने से माना है थीटा। I R तो आपका नियम से है, बाकी हमने थीटा यहाँ पे मान लिया है। ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी फोकस है, तो फोकस दूरी को हम लोग दिखाते हैं F से। ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र को दिखाएंगे किससे? R से। ये दोनों दूरियों को हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से क्या होता है कि I का जो मान होता है वो R के बराबर होता है। तो हमने यहां पर क्या किया कि कोण I बराबर क्या लिख दिया? कोण R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। यहां पर आप नाम दे दो M P और यहां पे ले लो N, अपने से मान सकते हो। तो परावर्तन के नियम से I का मान R के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब ये दोनों आपकी रेखाएं देखा जाए तो आपस में कैसी हैं? समांतर। और दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा यहाँ पे काट रही है। हम इसको बाहर आपको दिखा दे रहे हैं। ये दो हो गई हमारी समांतर रेखाएं। ये दोनों समांतर रेखाओं को हमने बाहर दिखाया और एक हमारी यहाँ से डैश डैश रेखा जो कि देखो C से जा रही है, वो दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि ये कोण और ये कोण एकांतर से कैसा होता है? बराबर। तो ये कोण का मान कितना है? I और ये कोण का मान कितना है? थीटा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब कोण I बराबर कोण थीटा। किस नियम से? एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे? बराबर। तो देखो I का मान R के बराबर हो गया, I का मान थीटा के भी बराबर हो गया। तो जब आप देखोगे ये दोनों मान एक ही राशि के बराबर है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो कोण R बराबर क्या हो गया? कोण थीटा। इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दो? फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो ये R और थीटा आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में जितने कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसे थीटा और R बराबर हो गया कौन से त्रिभुज में? MCF। तो त्रिभुज MCF में, तो MCF में ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो जितने कोण बराबर होते हैं उनकी सामने की भुजाएं भी उतनी बराबर होती हैं। तो R के सामने कौन सी भुजा है? CF। तो मतलब हो गया आपका कि CF बराबर होगा, थीटा के सामने कौन है?
MAF या FEM, तो FEM, तो मतलब हमारा जो ये CF मान है और जो ये आपका MAF है ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखिए आपका जो R है और जो आपका थीटा है ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, बराबर। तो किसी त्रिभुज में जितने कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो भुजाएं यहाँ पर बराबर हो गई हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने ये है, R के सामने ये है, तो दोनों कोण बराबर है, इसलिए दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो तुम्हारा ये MF है, MF की मैं बात कर रहा हूं, और जो तुम्हारा ये PF है, तो MF और PF जो है ना वो तुम्हारे MP के बिल्कुल क्या है, नजदीक में है। तो यहाँ पे जो आपका MF है वह आपका जो PF है, MF व PF MP के निकट है। कौन कौन, MF और जो PF, ये दोनों भुजाओं की मैं बात कर रहा हूं कि MP के बिल्कुल नजदीक में है। तो अगर ये दोनों MP के नजदीक हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मतलब हो गया MF बराबर PF, क्योंकि दोनों जब MP के नजदीक हैं तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो MF बराबर PF हो गया और CF बराबर क्या हो गया, FM। तो MF को FM भी लिख सकते हो, MF को FM भी लिख सकते हो, लिखे रहोगे तो देखना आसान रहेगा। चलिए ये हमारा हो गया। तो ऐसा करो, इसको समीकरण फर्स्ट न लेकर ना इसको फर्स्ट मान लो और इसको आप लोग सेकंड मान लो। अब दोनों फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखो, तो FM के बराबर CF भी है और FM के बराबर PF भी है। तो मतलब है कि FM बराबर CF, FM बराबर PF, तो आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से FM बराबर CF, FM बराबर PF, तो मतलब हो गया CF बराबर PF। ये हमारा आपका दोनों बराबर आ गया, मतलब कि CF का जो मान है वो तुम्हारे PF के, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। चलो अब अगर मैं CP की बात करूं तो CP का दो खंड है, CP का दो खंड है, CF और FP। मतलब हम लिख सकते हैं कि CP बराबर दो भाग कौन कौन, CF और प्लस PF। मतलब ये CF और PF को जोड़ोगे तो पूरा CP आ जाएगा, तो CP बराबर ऐसा लिख सकते हो। तो CP की बात करो तो CP बराबर क्या है, R। चलो CF और PF, तो CF के बराबर कौन है, PF। तो CF को हटाकर क्या लिख दो, PF और प्लस PF, तो हो गया CP बराबर, दोनों जुड़ गया 2PF। अब CP की मैं बात करूं तो CP की दूरी कितनी है, R। और अगर मैं PF की बात करूं तो P से F की दूरी क्या है, F। तो हो गया R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये आप लोगों का कैपिटल R और स्मॉल f में क्या निकल गया, संबंध, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार कर लेना।